नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज से हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश वाणी, यूपी वाणी, क्योंकि चुनावी माहौल बन चुका है। अखिलेश यादव ब्राह्मणों को पटाने में लगे हुए हैं। कुछ डालडा ब्राह्मण उनकी सभाओं में शिरकत भी कर रहे हैं। जय अखिलेश तय अखिलेश के नारे भी लग रहे हैं। और इधर योगी जीवा हैं कि उनका बुलडोजर थमता ही नहीं है। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन पहले आप सभी के सुपरिचित हमारे अतिथि अवनीश पीएन शर्मा जी का एक बार फिर से आप लोगों से परिचय करवा दूं। प्रारब्ध के फाउंडर और एडिटर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलोक जी प्रणाम। सभी दर्शकों को राम राम। जी सर। सर, उत्तर प्रदेश है कि मानता ही नहीं। इतनी खबरें एक साथ दे दे रहा है कि मुझे लगता है कि अब ये दूसरा बंगाल बन रहा है। संभल हिंसा 24 नवंबर 2024 पर एसआईटी की रिपोर्ट आज आ गई। न्यायिक आयोग की रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि यह घटना पूर्व नियोजित साजिश थी और इसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क, उनके दादा हुजूर भी सांसद थे, अल्लाह उनकी रूह को तौफीक अदा करे, स्थानीय विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल और शाही जामा मस्जिद प्रबंधन समिति के सदस्य शामिल थे। रिपोर्ट ने पुलिस को क्लीन चिट दे दी है और कहा कि 4 मौतें पुलिस फायरिंग से नहीं हुई हैं, बल्कि भीड़ में मौजूद असामाजिक तत्वों की गोलीबारी से हुई। इस पर जियाउर रहमान बर्क का रिएक्शन भी आ गया है। पूरा डर का माहौल है, डरे हुए हैं। उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि एसआईटी ने झूठी रिपोर्ट बना दी है। और एसआईटी का क्या करना है? एसआईटी तो सरकार जो चाहती है वही रिपोर्ट दे रही है जब से मोदी की सरकार बनी है। अब वो भूल गए कि बात उत्तर प्रदेश की हो रही थी। आजकल कुछ भी होता है तो लोग सीधे मोदी पर पहुंच जाते हैं। आपकी प्रतिक्रिया और पहला रिएक्शन, उसके बाद आगे की बात करेंगे। जी जी वेलोक जी, आपने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आ गई है। बिल्कुल। देखिए, 2 रिपोर्टें आई। एक तो एसआईटी की रिपोर्ट आई है और दूसरा कल दोपहर में जो एक कमीशन इसके लिए बनाया गया था जांच के लिए, उसकी भी रिपोर्ट आई। और दोनों की फाइंडिंग्स जो हैं वो ऑलमोस्ट एक है। आपने बता ही दिया कि जियाउर रहमान बर्क इनका नाम है, उसमें इनकी भूमिका के बारे में बात किया है। लोकल एमएलए इकबाल महमूद का बेटा जो है सुहेल इकबाल, उस पर बात हुई है। और ये कहा गया है कि साहब जानबूझ के गलत जानकारी फैलाई गई। फिर उसके बाद 24 नवंबर 2024 को मस्जिद के बाहर भीड़ जुटाई गई। उसके बाद हिंसा भड़काया गया। 4 जो भी वहां पर भीड़ इकट्ठी थी उनमें से मौत हुई। कहा यह गया कि पुलिस फायरिंग में इनकी मौत हुई है। आयोग और एसआईटी दोनों की रिपोर्ट ने कहा कि वो जो बुलेट्स हैं वो पुलिस वेपन से नहीं चली है, उसकी गोली नहीं है। लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण एक चीज और है इसी फाइंडिंग में, और ये वजह है कि बर्ग का पजामा ढीला हो रहा है। इसी हिंसा में 24 नवंबर 2024 को 28 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, गंभीर रूप से घायल हुए, पत्थर से और तमाम तरीकों से। लेकिन सिर्फ इतना नहीं, 7 पुलिसकर्मियों को गोली लगी। वो गोली क्रॉस फायरिंग में नहीं लगी। पहली चीज कि सामने से गोली आ रही हो, इधर से भी गोली चलाई जा रही हो, या इधर से चलाई जा रही हो उधर से गोली आई हो, ऐसा नहीं। यानी 7 पुलिसकर्मी अटेम्प्ट टू मर्डर। अब ये धारा आप समझ रहे हैं, दर्शक समझ रहे होंगे बीएनएस की, अटेम्प्ट टू मर्डर। दिल्ली में भी आपको ध्यान होगा, काकरोच के जो भी हंगामे हुए उसमें जिन पुलिस वालों पर हमले हुए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं, उसमें दिल्ली पुलिस ने एक धारा अटेम्प्ट टू मर्डर की भी जोड़ दी है। एक चीज प्रशासनिक और पुलिसिंग कैसे काम करती है, मैं बार बार उसकी थोड़ा सा इंसाइट बताने का प्रयास करता हूं। कारण ये कि हम लोग इमोशनल बाज लोग हैं। मेरे सैया बड़े दगाबाज रहे हो, होता ना, तो हम लोग भी बड़े इमोशनल बाज होते हैं। दर्शकों को भी सुनने में वाकई वो अच्छा लगता है। अगर मैं
कहूं, उल्टा लटका देना चाहिए जियाउर रहमान को। और ये जो इकबाल महमूद एमएलए का लौंडा है, एक सुहेल इकबाल, इसकी तो खाल उधेड़ लेनी चाहिए। क्यों घूम रहे हैं ये अभी तक? ये बयान देने लायक अभी तक बचा हुआ है? मुझे समझ में नहीं आता ये देश कहां जा रहा है। अच्छा लगता है, लेकिन घर में बैठ के ख्याली पुलाव की कल्पना करना जो कि सपनों पर आधारित हो, सपना देखना अच्छी बात होती है। नेटवर्क मार्केटिंग वाले हमेशा एक बात कहा करते हैं, सपना देखना बंद मत करिए, सपना देखिए, बिल्कुल देखना चाहिए। लेकिन मेरा प्रयास ये होता है कि जरा प्रैक्टिकल होके प्रशासन और पुलिसिंग कैसे काम करती है इसको समझने की जरूरत, किस तरीके से वो घेरा बनाया जाता है और उसे समझने वाले समझते हैं। वर्ग समझ रहा है कि ये गड्डी अब कहां के लिए तैयार हो रही। किसी भी प्रशासन को या पुलिस को काम करने के लिए दो चीजों की बड़ी मस्त जरूरत होगी, और दो मिल जाए ना तो पुलिस वाले और प्रशासन वाले लड्डू बांटते हैं, कहते हैं ओए मिल गया यार, चल शुरू हो जाए। क्या? पहला, या तो कोई कोर्ट का ऑर्डर, चाहे वो इंटरिम ही सही, भले हम बैठ के कहें कि अरे ऑर्डर देना था तो पूरा देते, इंटरिम क्यों दिया? रिश्ता करना था तो खाली एंगेजमेंट क्यों किया? सिंदूरदान तुरंत कर देते। होता है क्या आपके हमारे घर में? नहीं होता है ना। हो जाए तो लोग कहेंगे कि अरे तो सामाजिक बदनामी हो गई। लेकिन जब मामला प्रशासन का आता है, अरे छोड़ा क्यों, पटक के रेल क्यों नहीं दिया? हमें जरा इस उच्छृंखलता से भी बचने की आवश्यकता है। दो चीजें चाहिए होती है। पहला मैंने गिनाया कि किसी दुनिया की कोर्ट का एक कोई इंटरिम टिंटरिम कुछ भी एक ऑर्डर पास हो जाए, कमेंट नहीं, ऑर्डर। और दूसरा, किसी एक सदस्यीय 1001 सदस्यीय समिति वाले कोई आयोग, जांच कमेटी, इसकी एक तो रिपोर्ट आ जाए। यह वो आधार होता है जिसके बाद प्रशासन तुरंत अपना ऐसे ऐसे चढ़ाता है, कहता आओ चलो नाप दें। वर्क की बाइट में जो आपको थरथराते हुआ वो पाजामा दिख रहा है वो ये है। दिल्ली जंतर मंतर वाले पूरे कांड पर मैंने सिंगल वीडियोस भी अपने यहाँ किया, मैंने आपके साथ भी बातचीत किया, हमारे यहाँ भी बातचीत किया। मैंने बार बार कहा पुलिस की लाठी बड़े आराम से चलती है, जनता की बेहद मांग पर पुलिस कभी काम नहीं करती, इसीलिए पुलिस अलोकप्रिय है और पुलिसिंग हमेशा अलोकप्रिय होती। लेकिन जब 10 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद जब परवाना पर्ची पहुंचती है, तब तक तो झाड़ पोंछ के निकल चुके होते हैं और ये होता है कि अरे अब क्या, निकल गई गड्डी निकल गई। लेकिन वो चीजें आपके सामने आती। अब इसको मैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ मॉडल से जरा जोड़ता हूं। योगी आदित्यनाथ मॉडल ही है ना जिसको ये क्रेडिट जाता है कि उसने इलीगल किसी भी इंक्रोचमेंट, किसी भी कंस्ट्रक्शन, किसी भी कब्जे पर पूरे देश में बुलडोजर एक्शन का रास्ता खोल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 पेज की गाइडलाइन में कम से कम 70 बार ये दोहरा चुका हूं, दोहराता रहूंगा। क्यों? क्योंकि सुदूर कहीं केरला में कुछ हो जाए तो हम उत्तर प्रदेश के जौनपुर में बैठ के सोशल मीडिया का अपना ऐसे अकाउंट खोलते हैं, कहते हैं कि पटक के बुलडोजर चला देना चाहिए। अरे भाई कैसे चला देना चाहिए? वहां सरकार नहीं है तो, उसकी इच्छा शक्ति नहीं है तो, वो नहीं चाहती, नहीं चलता। शुभेंदु आते हैं, चल जाता है। आज अगर केरल का भी कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यह चाले कि मेरे जिले में ये अवैधता है, इसको मुझे बुलडोज करना है, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुपालन करेगा, बुलडोजर चल जाएगा। अब बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जिस देश में एक सिंपल नाली बनाने का मामला हो, स्टे ऑर्डर आ जाता है। जहां एक कर्मचारी भ्रष्ट है उसको सस्पेंशन होता है, उसका ट्रांसफर होता है और तुरंत 2 मिनट में जाता है, लाके स्टे ऑर्डर पटक देता है। वहां मैं बार बार पूछता हूं कि सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट से बुलडोजर एक्शंस के खिलाफ कितने स्टे ऑर्डर है, क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि एक पूरी सिंक्रोनाइज पद्धति है जो उत्तर प्रदेश में डेवलप हो चुकी है, जिसमें रेवेन्यू के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, इसमें लीगल अधिकारी, इसमें पुलिसिंग सब होता है। एक कोई कांड हुआ, अवनीश अगर सस्पेक्ट है तो अवनीश का घर, उसका नक्शा, उसकी जमीन की वैलिडिटी, इसके अलावा अगर उसने कोई एनडीपीएस का कांड किया यानी पुलिसिंग,
उसके अलावा अगर कहीं 100 रुपए का रेवेन्यू बकाया है, गृह कर, जल कर, ये इस टाइप की चीजें अगर बकाया है तो वो, और सबसे अंत में बचता है कि अच्छा सब कुछ ठीक है, नक्शा निकालो जो नगर निगम में जमा है, क्या अकॉर्डिंग टू नक्शा ये मकान बना है। और 99.9999% ऐसे मकान हैं जो भारत में नक्शे के अनुरूप नहीं बनते। खुद सरकार की जो अपनी डेवलप की हुई टाउनशिप है, मैं उसको चैलेंज करता हूं कि उनका मास्टर प्लान का नक्शा उठा लीजिए और उनका कंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट उठा लीजिए, आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक फूल प्रूफ तरीका है। आप यहां देखिए, एसआईटी गठित की जाती है और एक बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल मिराकल टाइप का आपको उदाहरण दूंगा, अभी दूंगा, कि कैसे परफेक्शन से काम किया जाता है। अब क्या है, एसआईटी की रिपोर्ट आपके सामने है, कमीशन की रिपोर्ट आपके सामने है, भूमि का तय है, और हम लोगों ने कॉकरोच में देख लिया। अब बाइट आपने देखा होगा पंजाब पुलिस का, वो सरदार साहब क्या कह रहे हैं, हमारे काम करने के 3 चक्र थे। पहले चक्र में हम सिर्फ फोटो खींचते रहे, वी बिकेम फोटोग्राफर्स। हम फोटो खींचते रहे, वीडियो करते रहे, ये सब करते रहे, हम ये काम करते रहे। जिस समय हमारे लोग राष्ट्रवादी, राष्ट्र प्रथम के भाव रखने वाले ये कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही थी, दिल्ली पुलिस कर रही थी 2800 लोगों के चेहरे और खानदान पहचान लिए, उनमें से 978 को अपराधी बना के आज सामने है। दीप के चिल्ला रहा है कि हमारा आधार कार्ड चेक होता था, तो उनका आधार कार्ड क्यों नहीं चेक होगा? बेटा, अभी तुम लोगों के एक एक आधार चेक होंगे, डोंट वरी, कार्ड की बात मत करो, एक एक आधार, और वो चेक हो रहा है। अब इस पर सिस्टमैटिक कार्रवाई, अब इस पर एक एफआईआर प्रॉपर दर्ज होगी, जो फाइंडिंग्स है आयोग की, उस फाइंडिंग्स को बेस बनाया गया जाएगा। उसके अलावा 24 नवंबर को वहां पर सारी टेलीफोन मैपिंग ऑलरेडी है, फेस रिकॉग्निशन मैपिंग ऑलरेडी है, एक एक दंगाई ऑलरेडी पहचाने जा। अब षड्यंत्र किसका था? षड्यंत्रकार पुरानी, अभी मैं याद नहीं कर पाया हूं बीएनएस में वो धाराएं कहां कहां तब्दील हुई हैं, मुझे ये काम भी करना है, वरना जो हमारी पुरानी थी आईपीसी, तो मैं उसमें तुरंत बता देता था। 120 बी पुराने वाले में, बीएनएस की धारा में ये क्या कन्वर्ट हुआ है? आपराधिक षड्यंत्र। और जब आपराधिक षड्यंत्र किसी व्यक्ति के खिलाफ होता है तब तो ठीक है, 120 बी तक ही मामला रुक जाएगा। अगर हिंसा हुई, अटेम्प्ट टू मर्डर हुआ, तो वो लग जाएगा, ये सब होता है। लेकिन अगर किसी पब्लिक प्लेस पे हुई तो वह समाज के खिलाफ ही विद्रोह नहीं, फिर तो बीएनएस की वो तमाम पुरानी धाराएं जो पहले थी, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध, राष्ट्र के खिलाफ युद्ध का उद्घोष करना, लोगों को इकट्ठा करना, ये इतनी गंभीर धाराएं हैं कि जिस गंभीर धाराओं की वजह से ही, उसकी हनक से ही बर का पजामा कांप रहा है। तो एक तो ये, एक जो मैंने कहा था कि आपको बड़ा शानदार उदाहरण दूंगा कि कैसे तकनीकी और एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से काम करके बड़ा बड़ा कांड कर दिया जाता है। आप याद कीजिए, राम मंदिर का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अयोध्या परिसर में ही, मतलब अयोध्या के इलाके में ही वो जो बाबरी मस्जिद सोकाल्ड थी, उसके लिए जमीन 6 एकड़ दी जाए। अयोध्या उस समय क्या था? अयोध्या उस समय फैजाबाद जनपद की एक तहसील थी अयोध्या। अब अयोध्या के भीतर ही आपको देना होता, यानी सरयू के इस पार से लेके और फैजाबाद से थोड़ा और पहले तक। ऑर्डर आया, सब लोग कूल थे। लखनऊ में एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी लगी, यार ये अगर 6 एकड़ ऑर्डर को अगर हम कंप्लाई करते हैं तो इसको तो हमको अयोध्या में देना पड़ेगा, फिर ये आसपास ही कहीं मवाद बैठेगा, तो कैसे किया जाए? समय सूची, समय टाइम बाउंडेशन नहीं लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने। उत्तर प्रदेश सरकार ने तरीका क्या निकाला? तरीका ये निकाला जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जाने जाते हैं, अलीनगर, उनके गृह जनपद मोहल्ला अलीनगर को आर्यनगर करना, हुमायूंपुर को हनुमानपुर करना, उर्दू बाजार को हिंदी बाजार करना, मियाँ बाजार को माया बाजार करना, ये सब दिव्य काम योगी जी करते हैं। और सिर्फ इतने ही दिव्य काम नहीं करते, जब इस देश के बहुजनों के नाम पर बना हुआ एक डिस्ट्रिक्ट जिसका नाम अखिलेश यादव बदल देते हैं, आजकल पीडीए का चूरन बांट रहे हैं, तो उसको भी रिस्टोर करने का काम कौन करता है? संत रविदास नगर को
वो करते हैं योगी आदित्यनाथ। अयोध्या मामले में क्या हुआ कि पूरी तैयारी की गई, प्रशासन ने कैबिनेट की एक बैठक, चीफ मिनिस्टर ने कैबिनेट की एक बैठक बुलाई। उस बैठक में लोक प्रशासन द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया कि महोदय, मंत्रिमंडल के सामने यह एक प्रस्ताव विचार के लिए प्रस्तुत है, जिसका मसौदा यह है कि चूंकि अयोध्या एक धार्मिक नगरी और विश्व पर्यटन मानचित्र में है, जिसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है, अतः फैजाबाद जिले का नाम श्री अयोध्या जिला रखने की एक आपसे प्रस्तुत है, सुझाव है, प्रस्ताव है, इसको स्वीकार किया जाए। अब होता क्या है, मंत्रिमंडल की बैठक हुई और मंत्रिमंडल ने इन बिंदुओं पर विचार किया और उसके बाद शाम को प्रेस नोट, आप तो काम किए हुए, शाम को एक प्रेस नोट आती है और उसमें सूचना विभाग उस अमुक सरकार का ये बताता है कि मंत्रिमंडल ने यह निर्णय लिया है कि जनपद फैजाबाद का नाम श्री अयोध्या होगा। अब हुआ क्या, उससे सुप्रीम कोर्ट के कंप्लायंस ऑर्डर में, अब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था कि अयोध्या के परिसर में, जो डायरेक्शन में, अब पूरी फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या हो गया तकनीकी आधार पर रेवन्यू में। तब उठा के 36 से 40 किलोमीटर दूर 6 एकड़ उठा के पटक दी। कहीं हल्ला हुआ, कहीं कोई वितंडा हुआ, एक भी चैलेंज हुआ? कहीं नहीं हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का कंप्लायंस किया और शानदार तरीके से किया। तो ये तरीके होते हैं साहब। इसलिए उत्तर प्रदेश में चाहे वो अखिलेश यादव की राजनीति हो, और आज एक समाचार दर्शकों तक पहुंच ही गया होगा। देखिए, दुर्घटना कोई भी है, सबसे पहले तो मैं नितिन गडकरी जी का बहुत कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, क्योंकि उनके राजमार्ग पर यह दुर्घटना हुई है। दूसरा, उत्तर प्रदेश सरकार के तमाम जिम्मेदारों को इस बात के लिए मैं कोसूंगा कि उनके प्रदेश में इस तरह की दुर्घटना कैसे हो गई। तीसरा, मैं मुख्यमंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि यह प्रारब्ध ही सही, ये दैवीय न्याय ही सही, ईश्वरीय न्याय ही सही। लेकिन सर, अखिलेश यादव ने तो केवल माफियाओं को मिट्टी में मिलाने की बात की थी, आपने तो मिला दिया सर। फिर आप संत हैं, आप भगवा वेशधारी एक महंत हैं, हमारे सनातन के आइकॉन हैं सर, सिद्ध पुरुष हैं, योगी हैं। सर, ये कैसा प्रारब्ध आपने लिख दिया कि परिवार सहित माफिया को मिट्टी में मिला दे? कुछ को आपका प्रशासन, कुछ को अननोन और कुछ को प्रभु। तो आप बताइए जरा, अच्छे दिन हैं कि नहीं? अच्छे दिन हैं कि नहीं? दर्शकों, अरे आपने अभी जो अभी तो नाबालिग था, सुधार गृह से निकल के बालिग हुआ, बालिग होते ही ये प्रारब्ध है सर। तो उत्तर प्रदेश वाकई शिव, राम और कृष्ण की, बुद्ध की, महावीर की वह धरती हो चुकी है अब, जहां न सिर्फ प्रशासनिक न्याय होता है, जहां न सिर्फ लोकतांत्रिक न्याय होता है कि 32 साल के बाद एक सरकार दोबारा से रिपीट कर जाती है, बल्कि यहां तो अब ईश्वरीय न्याय भी होता है कि माफिया का परिवार अगर बचा हुआ है तो वह भी स्वतः फुर्त मिट्टी में मिल जाता है। और जी। दर्शकों, अवनीश जी की जो महीन धार है उसको जो लोग न समझ पाए हों, तो माफिया अतीक अहमद के बेटे अबान अहमद की बात ये कर रहे हैं, जो आज झांसी प्रयागराज के बीच में अल्लाह को प्यारा हो गया, उसकी क्रेटा कार डिवाइडर से टकराई और उसके साथ एक और व्यक्ति वहीं मृत हो गया और 3 लोग घायल हुए हैं। ये वही था जिसके बारे में सर ने बताया कि वो नाबालिग था, इस आधार पर वो बचा हुआ था। तो अब उस खानदान में कुल मिला के उसकी अम्मी जान बची हुई है, एक तो इस्लाम बचा हुआ है और एक बेटा जो जेल में है। तो खुदा खैर करे और उत्तर प्रदेश में न्याय का चाबुक इसी तरह चलता रहे। और उत्तर प्रदेश में बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इसीलिए हमने अब एक सेक्शन यूपी वाणी से ही शुरू कर दिया है। आज से हमने शुरू किया है और इसको जैसे जैसे हमारे पास खबरें आती जाएंगी, हम अवनीश सर और ऐसे अन्य विशेषज्ञों को बुलाते रहेंगे और उनसे बात करते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो तनिक भी काम का लगा हो तो इसको आगे बढ़ाएगा। और आपको बता दूं कि मेरा पुराना घर, असली घर प्रारब्ध ही है, तो वहाँ भी जाइए।
और व्यालोकवाणी को अपना स्नेह और प्रेम जिस तरह देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं। और चलते चलते बता दूं कि जो आपराधिक षड्यंत्र की धारा आई थी अवनीश जी ने, वो बीएनएस में धारा 61 हो गई है, और जो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र की बात इन्होंने कही थी, वो बीएनएस में भारतीय न्याय संहिता में 147 नंबर पर आ गई है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत जल्दी मैं प्रयास करूंगा कि मैं जो काम भर की धाराएं हैं जिन्हें कोट करना जरूरी है वो बीएनएस वाली याद करूं। मुझे अभी भी आईपीसी और सीआरपीसी वाली याद। इसमें इसमें एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी ये भी आ गई है अवनीश जी, चलते चलते बता दें दर्शकों को, कि बड़ी तेजी से स्वच्छता अभियान कर दिया गया है। मतलब वो जो घटनास्थल था उसको बहुत तेजी से यूपी पुलिस ने नहीं नहीं साफ कर वो दिया। देखिए वो राजमार्ग है, वहां पर ट्रैफिक चलता है, तो दुर्घटना के बाद ये स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, आप इसे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी क्यों कहते हैं, तुरंत हटाया जाता है तब तक जब तक कि किसी मैं नहीं वाहन कह से रहा हूँ सर, टक्कर। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं नहीं कुछ नहीं नहीं कह रहा हूँ। नहीं तो आने लगी हैं बातें। हम अच्छे लोग हैं, हमें तो स्थिति क्लियर कर देनी चाहिए, बात क्लियर कर देनी चाहिए, आधा मिनट और लगेगा, क्लियर कर देते हैं। देखिए ऐसा है कि जब किसी वाहन से टक्कर होती है, इसीलिए मैं कहता हूं, मैं हमेशा जो चीजें हैं टेक्निकली उसको पकड़ के चलता हूं, काफी राहत मिलती है। हमारी भावना बहन बार बार आहत नहीं होती। दरअसल होता क्या है कि रोड के मामले में अगर दो वाहनों की टक्कर है या किसी के घर पे टक्कर हो गई जिससे कि कोई दूसरी प्रॉपर्टी भी क्षतिग्रस्त हुई है या उसमें भी कोई डैमेज हुआ है या कोई ऐसा लॉस हुआ है, तो फिर पुलिस आती है, उसकी वीडियोग्राफी, दिस एंड दैट। लेकिन अगर कोई गाड़ी जाके ऊपर वाले की कृपा से डिवाइडर में जाके टकराती है, तो मैं तो अभी धन्यवाद दूंगा और मैं पता करने का प्रयास करूंगा कि क्या पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने का हर्जाना वसूलने के मूड में तो नहीं है योगी। मुझे तो ये भी देखना पड़ेगा कि क्या इस तरह के। अच्छा, एक और संयोग देख लीजिए आप, बुंदेलखंड से चली गाड़ी, वो दुबे जी भी याद होंगे, कानपुर आते आते पलट गई, बरसात का ही मौसम था। इस बार कानपुर से काफी पहले जो बुंदेलखंड से जैसे ही निकले, हमीरपुर का डिस्ट्रिक्ट है पूंछ, तो पूंछ में जो है वो मामला हो गया। तो फिर मैं तो बुंदेलखंड की धरती को भी प्रणाम करूंगा कि ईश्वरीय न्याय और पुलिसिया न्याय दोनों उस तरफ से आ रहा है जी। तो दर्शकों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।